इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पहला जो पार्ट है यानी भाग 1 का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अंतर्गत भाग 1 अनुच्छेद आर्टिकल 1 से 4 तक जो वर्णित है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं, यानी यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे संविधान में जो भाग 1 है उसमें हमारे संघ और उसके राज्यों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, किस तरीके से संघ बना, राज्य बने और यूनियन टेरिटरीज बने। वर्तमान समय में आपको पता है हमारे पास 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश हैं। कैसे इनका विकास हुआ और कैसे इनको बनाया गया है, ये हम यहाँ पर समझेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए पहली चीज देखते हैं। तो जो भाग संविधान का भाग 1 है, तो उसी संविधान के भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक का इसमें वर्णित किया गया है। तो आर्टिकल 1 में कहा गया है, सीधे सीधे तौर पर हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यानी हमने कहा भारत जो है वो राज्यों का समूह नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है। यहां पर दो बातों की यहां पर स्पष्ट करता है, एक देश का नाम और दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार, कि राज्य की पद्धति कैसे होनी चाहिए। ठीक है, देखिए संविधान सभा ने जो देश के नाम को लेकर किसी भी तरह का कोई मतैक्य नहीं था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि कुछ सदस्य जो संविधान सभा में आपको पता है सदस्य थे, तो कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसका जो हमारे देश का नाम होना चाहिए वो इसका परंपरागत नाम होना चाहिए। यानी प्राचीन जो इतिहासों में हमारा नाम है, प्राचीन जो नाम है, परंपरागत जो नाम है, परंपरागत नाम यानी क्या था उस समय पर, तो उस समय पर था भारत, को रहने दिया जाए। जबकि कुछ जो सदस्य थे वो इसके आधुनिक नाम यानी इंडिया की वकालत कर रहे थे। ठीक है, लेकिन लास्ट में, अंतिम में इस तरह के संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार कर लिया और कहा इंडिया जो कि भारत है, यानी इंडिया को नाम भी रख दिया गया और भारत के लिए उसका नाम भारत भी रख दिया गया। तो दो तरीके से कहा गया, संविधान सभा के जो संविधान सभा ने दोनों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, यहीं पर हमारे एक कानूनविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने कहा कि राज्यों का संघ बनाने का जो कारण है वो भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात भारत ने प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को बनाया है, न कि राज्यों ने भारत को बनाया। यानी कहने का मतलब प्रशासनिक सुविधा के लिए हमने इन राज्यों को क्या करा, अलग बंटवारा दिया है, इन राज्यों को अलग अलग किया, सिर्फ किसके लिए, प्रशासनिक सुविधा के, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए या उनकी सुविधाओं के लिए हमने क्या किया, उनको अलग बनाया है, न कि राज्यों ने मिलकर किसको बनाया, भारत को बनाया है। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। यानी कि संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो अमेरिका में क्या है, उन्होंने फेडरल चलता है। ठीक है, फेडरल का मतलब अगर अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा की गारंटी दी जानी चाहती है। ठीक है, अमेरिका जो है संघीय सरकार के नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों के अनुमति से नहीं कर सकती है। इसीलिए अमेरिका को क्या बोला जाता है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, भारत में अगर आपको राज्यों का नाम में परिवर्तन करना है, राज्यों में बंटवारा करना है या राज्यों को मिलाना है तो उसके लिए राज्यों की कोई परमिशन चाहिए। हालांकि उनको भेजा जाता है लेकिन उनके सलाह मशवरे को मानने के लिए संसद जो है, हमारी संसद है, वो बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसीलिए कहा गया है लास्ट में, ठीक है, इसीलिए कहा गया कि भारत जो है, यह जो संघ है वो किसी भी समय किसी भी राष्ट्र को क्या कर सकता है, आपस में जोड़ सकता है, अलग कर सकता है, लेकिन राज्य चाहे तो बिना संसद की मर्जी के वो राष्ट्र से अलग नहीं हो सकता है। ये कहलाता है संघ। चलिए फिर बात करते हैं, इस समय इसी आर्टिकल अनुच्छेद 1 में ही भारत क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी है वो श्रेणियां, तो पहली श्रेणी राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ के क्षेत्र और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। तो आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 के अंतर्गत हमने इन 3 श्रेणियों में भारत को बांटा है, राज्यों के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिस समय भारत सरकार द्वारा इनको अधिकृत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में, अगले आर्टिकल 2 के बारे में। तो नए राज्यों को संघ में प्रवेश की शक्ति संसद को प्राप्त है। ठीक है, यानी कि जो नए राज्य हैं वो संघ को ये शक्ति प्रदान है। शक्ति हमने किसको दे रखी है, तो संसद को ये शक्ति प्रदान कर रखी है कि हमारा जो संघ है, जो यूनियन है,
उसमें नए राज्यों को भी हम क्या कर सकते हैं, शामिल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट आपको समझने के लिए आपने एक छोटा सा क्लू यहाँ पर याद रखना है, वो ये है कि यह अनुच्छेद उन राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है जो भारत का हिस्सा नहीं है। यानी ऐसे संघ क्षेत्र जो अपनी मर्जी से आ रहे हैं या भारत उनको बुला रहा है या भारत उन्हें अपने संघ में शामिल करना चाहता है, तो वो पहले से ही भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए नेपाल को अगर हम लेते हैं, नेपाल अगर भारत संघ में आना चाहता है, ठीक है, तो भारत संघ में आता है, भारत उसको अपने संघ में मिला सकता है, अपने स्टेट का या राज्य का दर्जा दे सकता है, ठीक है। इस अगर हम आर्टिकल के तरह में चेंजेस करेंगे तो आर्टिकल 2 के तहत हम वो कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल अभी भारत का हिस्सा नहीं है। संसद के पास 2 और शक्तियां हैं। नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश जो पहले से राज्य हैं, दूसरा नए राज्य का गठन जो राज्य के रूप में पहले से अस्तित्व में नहीं है, इस बारे में वो इसी अनुच्छेद के तहत उसमें क्या कर सकते, उसको शक्ति प्रदान की गई है। दूसरा, एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा वर्ड आया है संप्रभु, ठीक है। इस संप्रभु का मतलब क्या होता है, देखो उससे आशा यह है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना है किसी अन्य देश का डोमिनियन है, ठीक है। यानी इसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है और यह अपने मामले, ठीक है, इस पे ऊपर किसी की कोई पावर नहीं है, किसी की कोई शक्ति नहीं है, और जो ये अपने मामले हैं, चाहे वो आंतरिक मामले हो चाहे वो बाहरी मामले हो, का निस्तारण करने के लिए अपने आप में स्वतंत्र है, यानी किसी इसके ऊपर किसी लोगों का दबाव नहीं है, वो कहलाता है संप्रभु राष्ट्र, ठीक है। तो भारत के पास ऐसे कानूनी तहत के अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनके तहत विदेशी क्षेत्रों का भी क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा एक छोटा सा यहाँ हिंट आपने याद रखना है, राष्ट्रपति की सिफारिश के, इसके लिए कोई राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से अगर और समझे हम, तो अनुच्छेद 2 के तहत जो बने राज्य हैं भारत में, ठीक है, गोवा को हमने अधिकृत कर लिया। आपको पता है सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली आए थे, ठीक है, भारत में। उस समय पर जो गोवा था वो पुर्तगालियों का उपनिवेश हुआ करता था, ठीक है, तो उस समय गोवा को भी हमने मिला दिया। पौंडीचेरी आपको पता है वहां पर फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, तो फ्रांसीसियों पौंडीचेरी भी हमने अपने मिला। सिक्किम एक अलग राष्ट्र का उस समय दर्जा था, तो 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने सिक्किम को भी क्या बनाया था, भारत का एक राज्य बना दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम आर्टिकल 2 में इसका चेंजेस कर सकते हैं, इसके आर्टिकल 2 को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले बात करते हैं आर्टिकल 3 की, अनुच्छेद 3 की। इसमें भी यही प्रावधान करे गए, कुछ मिलते जुलते प्रावधान करे गए हैं कि नए राज्यों का निर्माण, सीमा निर्धारण और नाम परिवर्तन संबंधित जितने भी उपबंध हैं वो इस आर्टिकल अनुच्छेद या आर्टिकल 3 के तहत आप कर सकते हो, ठीक है। भारतीय संघ में राज्यों के पुनर्सीमन बंटवारे की यहां पर भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। किसको शक्ति दी है, तो ये शक्ति फिर से हमने किसको दी है, संसद की, सारे के सारे संसद करता है, ये शक्ति हमने संसद को प्रदान की हुई है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर, अब यहां पर सबसे पहले राष्ट्रपति के पास ये सिफारिश जाएगी, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर इसके तहत संसद क्या कर सकता है, तो किसी राज्य के क्षेत्र को, पहले आपको राष्ट्रपति की सिफारिश पर लेंगे या राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही आप इसे संसद में रख सकते हैं। संसद क्या कर सकता है इसके बाद, तो किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये संसद के पास इस आर्टिकल के अंदर क्या है, बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 3 में और 2 शर्तों का यहां पर क्या किया गया और उल्लेख किया गया है, जैसे परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बाद ही संसद में क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। यानी अगर हमने किसी भी स्टेट के नाम में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानसभा में मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय के भीतर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति या संसद विधानसभा के मत को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य की विधानसभा में सिर्फ मत जानने के लिए, उनका विचार जानने के लिए, उनके विचारधारा को जानने के लिए वहां पर भेज सकता है, ठीक है, जो उन्हें निश्चित समय के भीतर दिया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि राष्ट्रपति या संसद विधानसभा के इस मत को, जो मत उन्होंने दिया है या जो विचार उन्होंने दिए हैं, चाहे वो हाँ है या ना है, जो कुछ भी विचार उनके ऊपर बात है, वो कौन सा विचार देते हैं, ठीक है, तो विचारधारा या इस विचारधारा को मानने के लिए राष्ट्रपति भी और संसद भी दोनों इस विचारधारा को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी का मतलब उन्हें मानने के लिए कोई उन्हें बाध्य नहीं कर सकता कि उन्होंने वो चीज माननी ही माननी है। वो सिर्फ खाली उनका मत जानने के लिए वहां पर
भेज सकते हैं। दूसरा, संविधान संशोधन की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं होती है। कोई भी ऐसा संविधान संशोधन नहीं कि आपने संविधान संशोधन कर दिया और नाम में परिवर्तन कर दिया, कोई भी संविधान संशोधन की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे इसके तहत जैसे हमारे राज्य हैं, उदाहरण के लिए अगर हम बताएं तो छत्तीसगढ़ का तेलंगाना 2 जून 2023 को तेलंगाना बना दिया गया था, ठीक है। और इसी तरीके आपको पता है तेलंगाना जो हमने निकाला है छत्तीसगढ़ से निकाला है, ठीक है। और हैदराबाद और आंध्र प्रदेश से हमने इसको अलग किया है, ठीक है, किसको, तेलंगाना को, ठीक है। तो जो आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद है, या छत्तीसगढ़ में जहां पर है तेलंगाना, ठीक है, तो इस तेलंगाना को, ठीक है, यानी कि जो ये तेलंगाना है ये पहले से ही किसका पार्ट है, यानी हमने इसको ऐसी जगहों से निकाला है जो पहले से ही भारत के क्या है, भूभाग रहे हैं, या पहले से ही भारत के अंदर रहे या संघ का हिस्सा रहे हैं, हमने वहीं से ही इसको अलग किया है। ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर इन आर्टिकल 2 और 3 में लगभग कुछ बातें समान है, लेकिन 2 जो की फैक्टर हैं वो आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 2 में हम उनको शामिल करेंगे संघ में जो पहले से भारत का पार्ट नहीं है, आर्टिकल 3 में हम उनको शामिल करेंगे जो पहले से ही भारत का पार्ट है या उस संघ जो क्षेत्र है उसके साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे नाम परिवर्तन, एक शब्द आया था यहाँ पर, नाम परिवर्तन में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका हमने क्या किया था, नाम चेंजेस किया था। जैसे कि सबसे पहला जो नाम जो है संयुक्त प्रांत, पहला ऐसा राज्य था जिसका नाम बदलकर हमने क्या कर दिया था, उत्तर प्रदेश कर दिया था 1950 में, ठीक है। फिर 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया। इसी तरीके से 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा के रूप में रख दिया गया। तो ये जो चेंजेस हुए हैं स्टेटों के नाम में, जो हमने बदलाव किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, जो परिवर्तन किए हैं, वो सारे के सारे इसी आर्टिकल के थ्रू किए हैं, इसी आर्टिकल का सहारा लेकर किए हैं। ये शक्ति किसको, संसद को प्राप्त है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। तो ये कहता है कि अनुच्छेद 2 जैसे नए राज्यों के प्रवेश, आर्टिकल 3 नए राज्यों के निर्माण, उनके परिवर्तन, नाम परिवर्तन, ठीक है, को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी जो हमने ये पहले भी डिस्कस, अभी मैंने आपको बताया कि वो संविधान संशोधन की वहां पर जरूरत नहीं होती है, ठीक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है, पूर्वानुमति के बाद संसद में रखा जाता है, ठीक है। फिर वहां की विधानसभाओं में रखा जाता है मत जानने के लिए, उनकी विचारधारा जानने के लिए, और उसके बाद वो इसे लौटा सकते हैं, ठीक है, और वो उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। दूसरा, इनको साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब अगर आपके पास 100 सीटें हैं तो 100 में से आपको 50 + 1 सीट चाहिए होती है, 50 से ऊपर सीट चाहिए आपको चाहिए होती हैं इसको पास करने के लिए, और सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, पारित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये कुछ आर्टिकल्स हैं 1 से 4 तक हमारे पास रखे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं केंद्र शासित और राज्यों के उद्भव के बारे में। तो सबसे पहले देशी रियासतों का एकीकरण। आजादी के समय पर राजनीतिक इकाइयां जो थी 2 भागों में बटी हुई थी, एक तो ब्रिटिश प्रांत में, दूसरा देशी रियासतों में, ठीक है। तो इस समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार इस समय 3 विकल्प थे, यानी जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 का, उस समय में हमने इनके पास 3 विकल्प रखे हुए थे। क्या क्या विकल्प थे, या तो भारत में शामिल हो जाए, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या अपने आप में स्वतंत्र रहें। ये 3 ऑप्शन हमने उनको दिए थे, ये 3 विकल्प दिए थे, जिनमें से उनको एक चुनना जरूरी था, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 से भी पूर्व या पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से 565 में से 562 देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिला दिया गया, ठीक है। अब बची हुई जो देशी रियासतें थी कौन कौन सी थी, तो हैदराबाद, जूनागढ़ गुजरात में है, जम्मू कश्मीर भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया गया। तो 22 जून 1947 को रियासती मंत्रालय का गठन किया गया। देशी रियासतों के विलय के लिए अध्यक्ष थे उसके कौन से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उसके अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम देख सकते हैं भारत विलय में कौन कौन से वो 3 जो भारत में हमने विलय कर दिए गए। तो 3 जो उस समय के जो देशी रियासतें थी, मैंने अभी जैसे बताया 3 देशी रियासतें थी, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। तो इन तीनों का, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है, तो इन तीनों का जैसे जूनागढ़ है जनमत संग्रह कर दिया गया था, ये आपको दिख रहा है, जूनागढ़ यहां पर है, जुलाई 1947 में कर दिया गया। जम्मू कश्मीर अक्टूबर 1948 में इसको विलय पत्र के माध्यम से जोड़ा गया। नवंबर 1948 में हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। देखिए जूनागढ़ के आप अगर देखेंगे जूनागढ़ में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान इस साइड से लग जाता है, ठीक है। तो जूनागढ़ में
सारा का सारा क्या किया गया, जनमत संग्रह किया गया उन लोगों के कि आप पाकिस्तान की साइड जाना चाहते हैं या भारत की तरफ में रहना। तो ज्यादातर लोगों ने वोट किया, ठीक है, और किसकी तरफ, भारत में रहने की इच्छा जाहिर करी। तो इसलिए जूनागढ़ को भारत में मिला दिया गया, ठीक है। हैदराबाद में भी जब वो नहीं माने तो जनमत संग्रह नहीं हुआ, ठीक है, नहीं माने तो पुलिस कार्रवाई वहां पर करी गई, सैन्य कार्रवाई करी गई और उनको भारत में मिला दिया गया। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर को 1948 में, अक्टूबर 1948 में विलय पत्र के द्वारा, उस समय राजा था हरि सिंह, ठीक है। तो असल में जो पाकिस्तान, आपको पता है ऊपर पीओके हमारे उसके लेफ्ट साइड में कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान से उस समय जम्मू कश्मीर पर क्या हो रहा था, कबालियों का क्या हो रहा था, लगातार हमले हो रहे थे। तो उनको हरि सिंह ने कहा कि इन हमलों से भारत हमारी क्या करे, मदद करे। तो उस समय भारत के द्वारा बताया गया, ठीक है, कि हम हमले से आपकी मदद करेंगे लेकिन आपको भारत में मिलना पड़ेगा। तो उसी समय ये क्या किया गया था, विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए गए थे, ठीक है। चलिए, तो ये सारे की सारी जो देसी रियासतें मिल दी, बाद में मिला दी गई। अब एक चीज आता है, छोटा सा एक टॉपिक आता है हमारे पास, राज्यों का पुनर्गठन। किस तरीके से राज्यों का यहाँ पर पुनर्गठन कर दिया गया। तो ब्रिटिश काल से ही भारत में भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अगर हम शुरुआत से लें, ब्रिटिश काल से ही लें, तो 1912 में बिहार, उड़ीसा और असम राज्य का भाषा के आधार पर गठन कर दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद भी देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर दक्षिण में जो साउथ का पार्ट है, भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, ठीक है। कैसे उठने लगी, ठीक है, कि हमें भाषा के आधार पर क्या चाहिए, अलग राज्यों को भाषा के आधार पर इनको बांट देना चाहिए। तो इसी को भारत सरकार, जो उस समय सरकार थी, उन्होंने क्या किया, इसी पर विचार विमर्श करने के लिए जून 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में एक भाषीय प्रांतीय आयोग की क्या कर दी गई, नियुक्ति कर दी गई, जिसने 1948 में ही अपनी रिपोर्ट सौंपी। और क्या कहा अपनी रिपोर्ट में, कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषीय आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। इससे क्या हो गया, अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप एक नई समिति का यहां पर गठन कर दिया गया, ठीक है। फिर बाद में कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया 1948 में, जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। जेवीपी का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। इन तीन लोगों के द्वारा क्या बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, एक आयोग बनाया गया, समिति का गठन कर दिया गया। इसने भी 1949 में एक रिपोर्ट पेश की, कहा कि भाषीय आधार पर राज्य की मांग को क्या कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही इन्होंने भी इस मांग को खारिज कर दिया, मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर आंध्र प्रदेश की मांग के लिए कांग्रेसी नेता, एक कांग्रेसी नेता थे साउथ में, ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु, ये क्या थे, अनशन पर बैठे हुए, उस समय से काफी पहले से बैठे हुए थे, ठीक है, कि हमें क्या भाषा के आधार पर क्या चाहिए, साउथ में तेलुगु भाषा के आधार पर हमें आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। एक कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है। 26 दिन के भूख हड़ताल के बाद क्या होगी, इनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई उसके बाद ही आंदोलन क्या हो गया, और तीव्र हो गया और उग्र हो गया, ठीक है। और सरकार को मजबूरन एक और आयोग बनाना पड़ा, ठीक है। उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आयोग है हमारा इस पुनर्गठन के लिए वो यही है, फजल अली आयोग। तो आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसी कारण भारत ने दिसंबर 1953 में एक त्रिस्तरीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया गया 1953 में, जिसके अध्यक्ष फजल अली आयोग, 2 व्यक्ति इनके साथ और थे, के.एम. पणिक्कर और H.N. कुंजू, हृदयनाथ कुंजरू को भी क्या 2 सदस्य इनके साथ और रखे गए। संरचना 3 स्तरीय संरचना थी। 1955 में रिपोर्ट पेश की गई, कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने की बात कही गई। इसी के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया, ठीक है। इसी के बाद जैसे जैसे हमारे स्टेट बनते रहे, ठीक है, तो 15वां राज्य गुजरात 1960, 16वां नागालैंड 1963, 17वां हरियाणा 1966, 18वां हिमाचल प्रदेश 1971, 19वां मणिपुर 1972, 20वां त्रिपुरा 1972, 21 मेघालय 1972, 22वां सिक्किम 1975, 23वां मिजोरम 1987, 24 अरुणाचल प्रदेश 1987, 25वां गोवा 1987, 26वां 27वां और 28वां। तो 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड 2000 में बने गए और 29वां राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को बनाया गया। तो इस तरीके से वर्तमान में जो हमारे 29 राज्य हैं, इस तरीके से इन राज्यों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या बनाया गया था, भारत का राज्य बनाया गया था, ठीक है।
तो उस समय पर 1 नवंबर 1956 को भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, जिनमें से हमने कुछ केंद्र शासित जो प्रदेश थे उनको क्या राज्य बना दिया गया, कुछ राज्यों को केंद्र शासित बना दिया गया, ठीक है। चलिए, तो उस समय पर जो दादर नागर हवेली थी 1954 में आजाद कर दिया गया। ये पुर्तगालियों का उपनिवेश था और 10वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके द्वारा हमने इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। गोवा एवं दमन दीप 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा आजाद कराया गया और 12वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हमने केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। फिर मैं आपको पहले ही बता दूं, गोवा ने फिर 97 में उसको क्या बना दिया गया था, भारत का 25वां राज्य बना दिया गया था, ठीक है। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों का उपनिवेश था और 1954 में भी इसको भी क्या कर दिया गया था, आजाद कर दिया गया था और 14वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। इस तरीके से हमारे इस जो संघ और इसके जो क्षेत्र हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, इन सब का क्या हुआ, भारत में निर्माण हुआ और वर्तमान में भारत में अभी कितने 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।